लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। दो केस हमने लिए थे। एक केस लिया था हमने ऑक्टाहेड्रल वाला, और ऑक्टाहेड्रल में जब हमने CFSE कैलकुलेट किया था तो CFSE कैसे कैलकुलेट हुआ था, क्या थी वैल्यू? 0.6 इंटू कौन था ऊपर, कौन था? इजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इजी माइनस 0.4 इंटू कितना हो गया? T2। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर कितना हो गया? डेल्टा O प्लस यहाँ पर क्या था? ठीक है, ये बात किसके लिए करनी थी हम लोगों ने? ये बात ऑक्टाहेड्रल के लिए करनी थी। सेकेंड में हम लोग डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं? अब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए क्या केस है? बस उसको रिवर्स कर दो, है ना। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू देखी थी, तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा माइनस 0.6 इंटू कितना हो जाएगा? इजी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.4 इंटू। क्लियर है? यहाँ पर हो गया प्लस। n का मतलब क्या था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n जो है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे उसके बारे में बात। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी का भी CFSE कैलकुलेट करना है, जैसे बेसिकली ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे ना। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने बात की थी इन ऑक्टाहेड्रल क्लियर। हमने CFSE की वैल्यू बात की थी, और CFSE के लिए दो कंडीशन वहां पर थी, एक वीक लिगेंड था और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि D1 ले लो, D2 ले लो और D3 ले लो, और कौन था इसके सेम थे CFSE? D8, हाँ वेरी गुड, D8, D9 और क्लियर। इसमें चाहे आप वीक लिगेंड ले लो और चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो, ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पर जो CFSE की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया। और चेंज किसके लिए था? चेंज किसके लिए था? जो बचा हुआ है, कौन सा है? D6 बचा हुआ है, D4 भी है, D4 भी है। एक मिनट, ठीक है। अपन किसके लिए बात कर रहे थे? D4 के लिए, D5 के लिए और D6 और D7, इन चारों के लिए अपन ने डिस्कस किया था। ये कंडीशन में जो CFSE वो डिफरेंट होगा, यानी कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो वीक लिगेंड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, यहाँ पर ये डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है। और एक बात और बताई थी मैंने, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में क्या रिलेशन होता है? बताओ क्या रिलेशन होता है? टेट्राहेड्रल और इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा। तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है? डेल्टा T की डेल्टा O। देख लो यहाँ पर, अगर डेल्टा O देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9/4 डेल्टा है, डेल्टा O बड़ा होगा। इसी गणित पढ़ते हो यार। 4/9 डेल्टा O है, मतलब डेल्टा O में 4/9 का मल्टीप्लाई करोगे। 4/9 मतलब अगर मैं कहता हूँ ये 2 है, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। क्लास 3 या 4 में बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे, बेटा बड़ा कौन है ना, ये हो जाएगा 9। कितना हो गया? 8/9। होमवर्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, है ना। सही है कि नहीं? कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा। IIT JEE के एडवांस में क्वेश्चन आया, इसलिए बात है मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साथ में। हो गया? चलो, तो कोई भी एग्जांपल अगर आपके सामने मिल जाए, CFSE निकाल लोगे? कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। कैलकुलेट CFSE वैल्यू फॉर, चलो कैलकुलेट कर लो, जल्दी नोट करो।
ये 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे बढ़ो, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। पीछे लगा दे, पीछे करना है, बस हो गया। जल्दी नोट करो भाई, आज कंप्लीट करना है चैप्टर को यार। चलो एक एग्जांपल निकाल के बताता हूं मैं। FeOH2O का होल 6+2 है, देखो कैसे करना होगा। FeH2O का होल 6+2, ठीक है। H2O क्या होता है? वीक लिगेंड की स्ट्रॉन्ग लिगेंड? वीक लिगेंड होता है। मैंने क्या सिखाया है? दो चीजें सिखाई है आपको। मैंने कहा था ये दो पार्ट होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा। 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर Fe है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d6 4s। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, x + 6 × 0 = कितना हो गया? +2। x = कितना हो गया? +2। इसका मतलब है यहाँ पर Fe+2 करोगे, Fe+2 में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतने इलेक्ट्रॉन कर दो माइनस, कितने बच गए? 3d6। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आज चैप्टर कंप्लीट ही करूंगा मैं, ध्यान रखना। 3d6 क्लियर। अब 3d6 हो गया, तो 3d6 हो गया तो वीक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को कैसे अपन भरते हैं? कैसे भरते हैं वीक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को? मैंने कहा पहले अकेला 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 कर दो, फिर दुकेला दुकेला दुकेला। तो पहला एक, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए, फिर ऊपर चला गया 4, फिर ऊपर चला गया 5। क्लियर है? और फिर एक नीचे आ जाएगा 6। पहले ऐसे 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 और फिर ऐसे। क्लियर है? ये क्या हो जाता है? T2, सॉरी, क्या होता है? ये होता है इजी, और ये क्या होता है? क्लियर हो गया? इजी एंड T2। तो चलो CFSE का फॉर्मूला लगाएंगे। CFSE का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू मैंने बताई थी, ऊपर वाले के लिए कितनी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है? 0.6 प्लस में, और इसके लिए कितनी लिखनी है? -0.4। ये तो है ऊपर वाले की 0.6, नीचे के लिए 0.4। ऊपर वाले में 0.6 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस कितना हो गया? 0.4। यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने? 2 और 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा। ये फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी पहले। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.2 माइनस कितना हो गया? 1.6। ठीक है, डेल्टा। यहाँ पर मैंने कहा तो अगर आप वीक लिगेंड है तो फिर पेयरिंग वाली वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे देख लो ऑप्शन में क्या दिख जाएगा आपको यहाँ पर? -0.4 डेल्टा। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फ्री में हो गया आपका। समझ गए बात? हो गया था कैलकुलेट? सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिए? क्लियर हो गया? हाँ भाई, क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल कर लोगे? मतलब मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। चलो बताओ, जल्दी बता दो, इसका आंसर कितना है? इसके लिए कैसे करेंगे? NiCl4-2 है, NiCl4-2 है, इसको कैसे करोगे? टेट्राहेड्रल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल निकलेगा ना। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। पक्का? वीक लिगेंड है, sp3 होगा। तो पहले कितने बनेंगे यहाँ पर? नीचे कितने होंगे? 2, ऊपर कितने होंगे? 3। निकिल का कितना हो जाएगा यहाँ? +2। निकिल +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? D8। मेरे हिसाब से D8 आ रहा होगा। आ रहा है D8? और जब D8 आ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वीक लिगेंड में कैसे भरना था मुझे बताओ? एक ये 2, फिर यहाँ 3 4 5 हो गया, फिर ये हो गया 6 7 और 8। क्लियर? इसमें जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा? +0.4, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कितना होगा? -0.6 होगा। क्लियर है? अरे आया समझ में?
क्या हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाई, यहीं पर कर लेता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाई बाई कितने हैं 4, अरे है कि नहीं है, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितने हो जाएंगे 1.6 हो जाएंगे। और यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ कितने हो गए 4, ये कितना हो जाएगा -2.4, दोनों को जोड़ दो, +1.6 -2.4 कितना आ जाएगा 8 -0.8, ये आया आंसर, ये आ रहा है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ओवरऑल CFSE जल्दी कैलकुलेट करो, NiF6 -2 कर ही लोगे, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, NiF6 -2 ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल। इसमें आप देखना, ये एक चीज हमने मुझे बतानी थी, वो शायद मैंने बताई भी थी कि वाटर और C2O4 के लिए अगर आपके पास में CO3+ है, याद है, तो इसको किस में वर्क करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कौन कौन से होंगे, ये +3 है बच्चे, है कि नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी +3 हो गया, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर किस तरह से वर्क करना है आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ भी कैसा वर्क करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ ये कैसा है CO+2 है, यहाँ कैसा वर्क करना है, हो जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, प्रैक्टिस जरूरी है, एक क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, ठीक है भाई। चलो ये कर लोगे आप, मुझे लगता है होशियार बच्चे हो आप लोग, मान लो मैं होशियार हो नहीं हो, गलत फहमी है हमारी, हाँ, और वो गलत फहमी तुम कभी दूर नहीं होने दोगे, है ना। एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, देखो बड़े कमाल की चीज बताता हूँ, देखो कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। पहला पॉइंट, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का CFSE जो होता है, CFSE जो अभी अपन निकाल लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, या ऐसे कर सकते हैं, अगर मेटल पर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मेटल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना उसका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। एक बात समझो, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है, मैंने कहा था ये स्प्लिट होने के बाद, देखो यहां पर आपके पास में D थे, याद करो, आया ना, लिगेंड ने अप्रोच किया, एनर्जी बढ़ गई, बोला हाँ है ना। एनर्जी बढ़ने के बाद में क्या हुआ, इनकी दो पार्ट में स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी निकलती है, स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन। समझ में आता है, होने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो होता है। और अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूं, जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब जो वहां पर कंपाउंड बन के आ रहा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात आई कि नहीं आई बात समझ में, ये बात मैंने हर बार बोली है आपसे, मैंने कहा A से B बना रहे हो, प्लस एनर्जी निकल रही है, एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब इसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। तो आगे चल के ये भी बता दूंगा कि CFSE से आप स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो, CFSE वैल्यू से आप उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी चेक करते हो, हालांकि कुछ देर के बाद बताएंगे। लेकिन होता क्या है CFSE, ये बोल रहा था, CFSE होती है जब कोई स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड द CFSE, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी वैल्यू होती है एनर्जी के टर्म्स में होगा, जूल में होगा या कैलोरी में होगा, क्लियर। अब जितना सेंट्रल मेटल ऑफ चार्ज होगा, पहला कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वहां पर उसकी CFSE वैल्यू होगी। अब ना कैसे, ऐसे मैंने कैसे सोच लिया, सोचने वाली बात है कि आपके पास में Fe+2 रखा हुआ है और आपके पास में Fe+3 रखा हुआ है ना। तो एक काम करो, दोनों में
लिगेंड्स लगा हुआ है, वीक लिगेंड्स लगा हुआ है, दोनों में वीक लिगेंड लगा हुआ है। ट्राई करो एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ भी वीक लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ भी वीक लिगेंड लगा, यहाँ सोल्व करोगे तो क्या होगा D6 और यहाँ क्या होगा बच्चों D5। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, उधर से लगी पड़ी है CA में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, एटम, अरे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। भाई कान खराब हो रहे हैं तेरे, बजने लगे आज। चल कोई ना, जरा हाँ भाई चलो सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो। यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन हो गई, निकालो जल्दी से CFSE की वैल्यू, ये हो गया, रखो जल्दी से, कितने 6 कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ कैसे होंगे 1 2 3 4 5, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, पेन तेज चलना चाहिए, माइनस 0 पॉइंट, ये 0, दिख गया, अरे दिख गया कि नहीं दिख गया, कौन बड़ा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक। चलो आगे बात करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, यानी कि इसका मतलब ये है जिसका पॉजिटिव चार्ज आज दिख जाए या जिसका चार्ज दिख जाए, ज्यादा चार्ज दिख जाए, उसका CFSE वैल्यू ज्यादा होगी, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो देख के पहचान सकते हो, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, लिगेंड सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लिगेंड सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्लियर है, Fe+ to Fe+, अब ये नहीं कि Fe+ तो CO+3 में चेक करने लगो तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज डायरेक्टली, यानी कि CFSE की जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स मतलब लिगेंड जो है उसके नेचर पर भी डिपेंड करती है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, मेरे पास में D6 है वीक लिगेंड के साथ में और D6 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में, दोनों के CFSE की वैल्यू निकालो, क्या होगा, D6 है वीक लिगेंड के साथ और D6 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, निकालो रे निकालो, जल्दी कैलकुलेट करो, D6 है वीक लिगेंड के साथ, D6 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, क्या होगा, जब वीक लिगेंड के साथ डिस्कस करोगे तो आपके पास में 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ डिस्कस करोगे तो उस कंडीशन में 3 ये हो गए। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 वीक लिगेंड है, 1 2 3 4 5, और यहां पर अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5, स्ट्रॉन्ग में मैंने कहा था नीचे रहना, सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही, माइनस इसका वीक लिगेंड 0.4 डेल्टा और इसकी माइनस 2.4, लेकिन इसके साथ एक और चीज तो आएगी, यही तो बात है, आएगी नहीं आएगी, मैंने कहा था पेयरिंग करते हैं, अरे पेयरिंग करते हैं तो वहां पर वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, NP होगा, NP मतलब 3P, तो ओवरऑल वैल्यू ये तो ज्यादा ही होगी ना भाई, ये कंडीशन क्या होती है, ज्यादा ही होगी, बोलो क्लियर है कि नहीं, तो वैल्यू किसकी होगी, नेचर ऑफ लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, नेचर लिगेंड का जितना ज्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर CFSE की वैल्यू होगी, बोलो क्लियर हो गया, 2 पॉइंट समझ में आ गए।
चलो ठीक है, नंबर थर्ड, एक और पॉइंट है, छोटा सा है, जिसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा या जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव याद है अपन ने कहा पढ़ा था? जेड इफेक्टिव अपन ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, क्लियर है? तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा वहां पर डेल्टा ओ ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव समझ रहे हो ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद आया? जेड इफेक्टिव को क्या बोल रहे थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटम का साइज बड़ा होगा कि एटम का साइज छोटा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है, क्या होगा? साइज ऑफ एटम जो होगा वो, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, साइज ऑफ एटम उतना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक बात, छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज ले रहे हैं, 3D सीरीज, यहाँ पर 4D सीरीज, यहाँ पर 5D सीरीज के एलिमेंट ले रहे, मान लेता हूँ ऐसी कंडीशन, ठीक है? सीरीज, क्लियर है? तो आपको बताऊं, यहाँ पर जो जेड इफेक्ट होता है वो बढ़ता है, यहाँ भी जेड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है, क्लियर है? जेड इफेक्ट बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है, याद किया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए जो आकार होते हैं वो लगभग एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डेल्टा ओ यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी डेल्टा, क्या सीरीज है ये? जल्दी नोट कर, मैं ऐसे ही लिखता हूँ बेटा, फिजिक्स पहले 1 साल से ऐसे ही लिख रहा हूँ, पहले अच्छी थी। अच्छा, मैं खराब हो रहा हूँ क्या? लग रहा है मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है? एक झूठा दूसरे झूठे से बोल रहा है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? जल्दी कैसे आ गया आज? पढ़ती होगी घर में ना, रात में खूब पढ़ाई कर रही होगी। चलो भाई, क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये, अब एक क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस 2-3 बातें और बची हुई है, बस तुम लोग सब्र करो तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो शुरुआत करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो सुनिएगा, पहले कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी किसी की भी निकालनी है तो स्टेबिलिटी को हम पहला पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं CFSE से। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको जो सही लगे वो चेक कर लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, कैसा क्वेश्चन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ CFSE मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली वो अभी मैंने बताया था वही बात कि जितनी ज्यादा CFSE एनर्जी निकलेगी उतना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? ये रहा पहला पॉइंट, नोट करते रहो फटाफट। पहला पॉइंट। नंबर सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड समझ गए होगे मेरी बात, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक सीरीज बताई थी, याद है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वीक लिगेंड से। यानी कि यहाँ पर एक चाहो तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कंटेनिंग मोर स्टेबल, ये बात ध्यान रखना, और वीक लिगेंड लेस स्टेबल। वैसे एग्जांपल भी ले लेता हूं, चलो आपके पास एग्जांपल आया FeCN का होल 6, यहां पर आ गया -4, और यहां आया FeS2O का होल 6 +2। पूछा गया दोनों में, सबसे पहले ये पूछा गया, बताओ इन दोनों में कौन मोर स्टेबल है?
ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल है। तो कैसे समझ गए? सीएन, सीएन समझ में आ रहा होगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। बस अंतर क्या बेटा, यहाँ पर जो सीएन है वो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसा हो जाएगा बच्चों? वीक लिगेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, क्लियर है? तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी की बात करोगे तो कौन स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो वीक लिगेंड से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। आ रही बात समझ में? कोई डाउट, कोई परेशानी? कर सकते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट भी आ जाता है, चलते रहिए। नंबर थर्ड पॉइंट जाना समझ में आया पूछ लेना। नंबर थर्ड पॉइंट, जो स्टेबिलिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, बेटा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, दो एग्जांपल दे दे और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है, जैसे मान लेता हूं आपके पास में कहीं पर Fe+2 था और कहीं पर Fe+3 था, बस दोनों के लिगेंड्स जो है वो सेम है, तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। दो के बीच में कंपेयर करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो नेचुरल सी बात है ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ऐसा होगा Fe+3 इज ग्रेटर देन Fe+2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि मेटल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अभी आया था ना, पहले भी तो आया था, वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ या जितना ज्यादा चार्ज हुआ, ऐसे मैं बोलूंगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेट। अच्छा एक और चीज समझो, ये किसकी वैल्यू है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर साइज की बात करोगे तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? साइज का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? Fe+2। अरे हाँ है ना, Fe+2 इज ग्रेटर देन Fe+3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Fe+2 इज ग्रेटर देन Fe+3। साइज पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना कम हो जाता है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अभी मैंने बताया था साइज के उल्टा ही बताया, जेड इफेक्टिव वाला जो लफड़ा बताया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं से कहानी बोल रही है। चलो नंबर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है चिलेशन। चिलेशन, CHELATION, चिलेशन, क्लियर? चिलेशन का मतलब क्या होता है? चिलेशन का मतलब होता है, बहुत बार बता चुके हैं, दैट इज द रिंग फॉर्मेशन। याद आया? रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, देखिए जितनी ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा चिलेशन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि इसका मतलब है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या कंडीशन हो गई आपके पास में? रिंग फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब रिंग फॉर्मेशन कैसे मान के चलो, एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ लेता हूं M, यहाँ पर ले लिया मैंने En का होल 3+2, क्लियर है? ये ले लिया। दूसरा मैं ले लिया M En का होल 2, क्लियर है? Cl2। अब तो Cl ले लो या कोई लिगेंड ले लो इसकी जगह पे, कोई और लिगेंड ले लेता हूँ, सिम A2 ले लो, यहाँ +2, न्यूट्रल ले लिया मैंने, यहाँ पर हो गया MEN A4। A जो है बेसिकली जो A है, स्मॉल a जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, क्लियर? अब इसमें मैंने कहा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी डिपेंड किस पर करेगी? उसके चिलेशन पर करेगी। अब EN क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन होता है। इथाइलिन डाइअमीन होगा तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में ये सब सिखाया हुआ है मेरा, ठीक है? याद है मैंने कहा था EN कैसे बनेगा? एक ऐसी रिंग बना दो, याद आया? एक EN का रिंग ऐसे बन गया, एक EN का रिंग ऐसे बन गया, बोलो हाँ या ना? तो चिलेशन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअल सी बात है, 3 EN है, 3 चिलेशन, मतलब 3 रिंग बनेंगी। 2 होंगे, अगर इस कंडीशन पर 2 होंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर EN हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा,
दो ही रिंग बनी ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, ए लग जाएगा, ये लग जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेटल हो गया, क्लियर है, यहाँ पर अपन आ गए, ये ईएन हो गया, क्लियर है, यहाँ पर ए लगा दे, ए लगा दे, ए लगा दे। तो भैया रिंग कितनी बन रही है, यहाँ बन रही है 3 रिंग, बहुत आराम से समझो, यहाँ कितनी बन रही है 3 रिंग, यहाँ कितनी बन रही है 2 रिंग, आया ना, और यहाँ कितनी बन रही है 1 रिंग। तो इसका मतलब रिंग कितनी, और रिंग कहाँ है, ये है, तो को दिख नहीं रहा होगा, ये क्या हो गया, दिख रहा है, नींद खुली, ये इधर, ये इधर, 1 2 3 रिंग बनी। तो जितना ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जहां पर स्टेबिलिटी की बात चल रही है। याद करो, इसमें अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन आपके पास में स्टेबिलिटी का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ कितना आएगा +2 और यहाँ कितना आएगा +3। मैंने कहा था जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्लियर है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आ गया समझ में, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड में आ जाओ। सेकंड वाले एग्जांपल में लिगेंड्स की बात करते हैं। देखो सब कुछ निकिल +2 है, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है बच्चों, और यहाँ भी +2 है। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये दोनों वीक लिगेंड है, वाटर पहले आता है। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, NH3 सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर क्या हो जाएगा Cl, यही तो होगा नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड में जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। सही है, सही सोच पा रहे हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, क्लियर। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर CO है, RH है और IR है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये CO फैमिली के ही एलिमेंट है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का। आया समझ में। और अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने एक चीज बोली है आपसे, गौर से देखो, देखो देखो मैंने क्या बोला है, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका तो साइज कम होगा, साइज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इनमें क्या बात करेंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी के लिए क्या डिफाइन करना है कि जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा हो, क्लियर है। ऊपर 3D 4D 5D सीरीज, तो सबसे पहले कौन सा लेके आना है 5D, फिर कौन सा लेके आना है 4D, फिर कौन सा लेके आना है, आगे समझ में, क्लियर है। इसको ध्यान रखिएगा, तो ये ऑर्डर आपके पास निकल के आएगा। सिंपल है, क्लियर हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल तरीके समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ NH3 है, यहाँ OX है, याद करो, और यहाँ EDTA है, EDTA समझ में आया, इथाइलिन डाइअमीन। तो यहाँ पर रिंग बनेगी नहीं बनेगी, भाई रिंग यहाँ भी बनेगी, रिंग यहाँ भी बनेगी, लेकिन याद करो EDTA में कितनी रिंग बनेगी, सोच के देखो, बहुत बढ़िया, मैंने सिखाया भी था वहां पर, कितनी रिंग बनेगी 5। यहाँ OX में कितनी रिंग बनेगी 3 रिंग, याद आया कि नहीं है, और ये नॉर्मली हो जाएगा, तो चिलेशन हो जाएगा, अरे हाँ है ना, चिलेशन होगा, और चिलेशन होगा तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर आ गया। अब एक ऑर्डर मैंने दिया है, ये ऑर्डर आपके पास में, ये NCERT में भी है, ये साइज का ऑर्डर है, ठीक है, साइज ऑफ सेंट्रल मैटर एटम का है। तो लेफ्ट टू राइट जो होता है, +2 की बात कर रहे हैं, देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर है। जनरली अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जनरली अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, याद करो, याद करो, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज कैसा होता है बच्चों, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाँ है ना, जनरली यही तो होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज क्या होता है, डिक्रीज करते हैं, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात देखो MnFeCO(Ni), इसका मतलब है साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज। ये कौन सा है, ये ऑर्डर है M+2,
और यहाँ साइज ये बढ़ रहा है, निकेल, उसके बाद फिर कॉपर, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कॉपर प्लस 2 के जितने भी होंगे, कॉपर प्लस 2 वैसे भी आप जानते हो कॉपर प्लस 2 का केस ज्यादा होता है, तो कॉपर प्लस 2 जितना होगा नेचुरल सी बात है उस कंडीशन पर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ध्यान रखना है इस बात को, कॉपर प्लस 2 जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है, जनरली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट में ये आ सकता है, कुछ नहीं करना है, साइज बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ये एक ऑर्डर। फिलहाल चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं एक दो छोटी छोटी बातों पर। एक होता है बच्चों स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दिखा होता है, ये देखो एक बड़ी नई चीज है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्लियर? और एक होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि यहां पर लिखा होता है के स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये वैल्यू होती है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, के अनस्टेबल। बस इसमें ये है भाई साहब कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा, और अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना लेस स्टेबल। ये कोई बात है यार बोलने वाली? है एनसीईआरटी में, है ना, एनसीईआरटी में बात है, क्लियर है? जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं, ऐसे बनाया हुआ है m प्लस एल, या ml बनाया हुआ है, फिर m प्लस एल से फिर l जोड़ दो, m प्लस एल, ml प्लस एल, ml2 लिखा हुआ है, ml2 प्लस एल, ml3 लिखा हुआ है, फिर यहां पर लिखा हुआ है m प्लस nl, वही वाला, या इसको और भी आगे जोड़ सकते हो, या ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ता ही जाएगा। अब इसमें इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है, इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है, इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 है। तो पूछा गया m प्लस 3l ml3 की स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, ये है समझ में? कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया भैया, समझ गए? बना दिया इन्होंने ऐसा क्वेश्चन। ml3 पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि पूछने वाली बात थी, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अरे याद आया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कर दो, राइट को राइट के साथ ऐड कर दो, क्लियर? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करोगे, m प्लस एल प्लस एल प्लस ml प्लस ml2 प्लस एल, और राइट के साथ कर दो ml प्लस ml2 प्लस ml3। अब भैया ml2 काट दो, ml काट दो, लो यहाँ क्या आ जाएगा, m प्लस 3l इज फॉर्म टू, और जब जोड़ते हैं, हालांकि ये कैसा, ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? तो याद आया कुछ इक्विलिब्रियम में सिखाए थे भाई, जोड़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या होता है, k1 मल्टीप्लाई बाई k2 मल्टीप्लाई बाई, और इक्विलिब्रियम की अगर बात करोगे तो k1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या k इक्वल टू कितना होगा, मैंने कहा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, यहाँ क्या होगा, ml डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू, इक्विलिब्रियम ही होता है, छोटी सी बात। हो गया, क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग, नेक्स्ट वाली हेडिंग, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है,
EAN, EAN इसको बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जो ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए आता है, एक EAN निकालने के लिए आता है। व्हाट इज द EAN? EAN होता क्या है? देखो एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, जानते नहीं जानते? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे ऐसे मान के चलो, जैसे हमारा मेटल है, मेरी बात सुनना, ये मेटल, मेटल में मान लेता हूं X इसका एटॉमिक नंबर है, X जो है इसका एटॉमिक नंबर है। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक ही लाइन में समझा दूंगा। X जो है इसका एटॉमिक नंबर है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। X क्या हो जाएगा? बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब हुआ क्या, इसको दो लिगेंड मिल गए, या एक लिगेंड ही मान लेता हूं, चलो मान लेता हूं यहां लिगेंड मिल गया इसको एक, और लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। किसको? सेंट्रल मेटल को। इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, लिगेंड का काम ही होता है ना इलेक्ट्रॉन देना। और मान लेता हूं यहां पर इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसको पास कर दिया। अब क्या होगा? आफ्टर सिचुएशन क्या होगी? आफ्टर सिचुएशन क्या होगी? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? X+2 हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना लिगेंड के द्वारा, कितने हो जाएगा? X+2। समझ में आ गया? और X+2 नंबर हो गया तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर पर इफेक्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो एटॉमिक नंबर पे क्या आ गया? इफेक्ट आ गया। तो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव एटॉमिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन कॉम्प्लेक्स, ये डेफिनेशन होती है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो EN होता क्या है? EN होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। जल्दी नोट करें। आवाज आ रही है? आज चेक ही नहीं कर रहा था, लगा रख। समझ गए बात को भाई? चलो, अब पॉइंट ये होता है EN कैसे निकालते हैं, जल्दी नोट करें। तो EN कैसे निकालते हैं? EN कैसे निकालते हैं? तो EN निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो। EN बात नहीं इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सबसे पहला काम करना है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर रखना है। EN निकालने का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 into डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब समझ सकते हो, ये डेंसिटी वर्ड मैंने बोली है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकता हूं। यहां पर ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड, इसको ऐसे बोल सकते हो 2 into डेंसिटी या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा।
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे भी स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, इससे भी स्टेबिलिटी नाम की चीज जो होती है उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप कैसे निकालना है EN समझ लो आप, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहीं से बात समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। सब लोग पहले समझ लो फिर देखो। K4FeCN का होल 6, इसको देख लो पहले। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, FeCN का होल 6 -4 बोल सकता हूं मैं इसको। अब करना क्या है, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इनटू डेंसिटी। सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन, सबसे पहले Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा Mn, इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना होगा, +2। अरे तो निकाल लोगे ना, +2 + 6 - 1 इक्वल टू -4 +2। अब देखो यहां पर लिख लेते En, कैसे निकालेंगे EN, ये देखो एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम 26 हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया, +2 इंटू कितने हैं यहाँ पर, ये देखो कितने हैं, Cn कैसा होता है मोनोडेंटेड, उतने गिन लो, कितना होगा 6 का मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए 12। अरे हुआ, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 26 - 2 + 12, यानी कि इसका मतलब 26। ये है कहानी, सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब आगे समझ में, एटॉमिक नंबर लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है, डेंटिस 2 गुना डेंटिसिटी जितने भी हो लिगेंड उनका मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। सीधा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। फॉर्मूला लगाना है बस, एटॉमिक नंबर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा, ये भी ध्यान है, इतनी चिंता करने वाली बात नहीं सर, एटॉमिक नंबर याद करके जाना होगा, है ना, मुझे पता है, तो किस्मत अच्छी होगी तो लिखा होगा। चले आगे, आगे देखता हूं, चलो नेक्स्ट, हो गया पीछे, आगे चलो। चलो लिखो एग्जांपल, लिखो, दे रहा हूं एग्जांपल। चलो फटाफट देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, अटेम्प्ट कर लिए होंगे आप लोगों ने। चलो देखो, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर्मूला लगा रहा हूं 26 माइनस कितना हो गया 3 प्लस कितने लिगेंड है यहाँ पर 6, तो 2 गुणा 6 कितना आया 30। आगे बात समझ में, चलो यहाँ देख लो, यहाँ CO कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है, तो 27 यहाँ कितना होगा -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, यहाँ कितना हो गया 37। ठीक है, कैलकुलेट हो रहा है ना। नेक्स्ट, कॉपर 29 माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 4 है, ये कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, NiCO का होल 4, CO न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 0, तो निकल का कितना होता है 28 माइनस कितना हो गया 0, और CO मोनोडेंटेट होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 8 8 8 16 36 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, कितना आ जाएगा 12 से 2 गया 34 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना हो गया 28 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई -2 प्लस 2 इंटू कितना हो गया 6 12 10 यानी 38। ठीक है,
यहाँ जब आप 30 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8, 2, 6, 36। चलो एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं। 9 ले लो, 9 ले लो, CR EN का होल 3 + 3, CR EN का होल 3 + 3। ठीक है, एक ये ले लो और एक और एग्जाम्पल दे ही देता हूं। 10 ZNOX का होल 3 + 4 -4। चलो दोनों सॉल्व कर लो फटाफट। CREN का होल 3, CREN का होल 3, बात नहीं पीछे, CREN का होल 3 + 3 और ZNOX का होल 3 -4। EN क्या होता है? बाइडेंटेट होता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, आपको एग्जाम्पल क्या दिया है, CREN का होल 3 + 3। क्रोमियम का कितना होता है बच्चों? 24। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी? +3। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, ये न्यूट्रल होता है, इक्वल टू कितना हो गया? +3। तो x इक्वल टू कितना हो गया? +3 हो गया। यहाँ कितना हो गया? x +3 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, दैट्स मीन x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 24 - 3, 24 होता है ना क्रोमियम का, +2। अब ये कितना है? 3 है, और हर कैसा होता है? बाइडेंटेट, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए इतने हैं उतने का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई या 3 क्यों? बाइडेंटेट होते हैं। इसका डेंसिटी कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? 3, और 2 पहले से है, फॉर्मूले में 2 इंटू डेंसिटी है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 3 चले गए, कितने हो गए? 9, और 9 4 13। इसका मतलब कितना आ जाएगा? आगे ऐसे ही कौन सा निकालोगे? ZNOX का कितना होगा बच्चों? 3। यहाँ कितना हो गया आपके पास में? -4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितना आएगा? +2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? +2 आना ही आना है। OX के ऊपर कितना होता है? -2। ऑक्सीलेट कितना होता है? -2। क्लियर? तो यहाँ कितना हो गया? जिंक का कितना होगा बच्चों? 30, 30 माइनस कितना हो गया? 2, +2 इंटू OX कैसा होता है? बाइडेंटेट। OX कैसा होता है? बाइडेंटेट। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, सही लिखा मैंने? तो यहाँ कितना हो गया? 6, 12, 12 में 2 चला के 10 है। क्लियर है? तो EN निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ऐसे ले लूं तो मुझे एक बात बताओ, मैं जनरल से बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है तुम लोग कौन लोगे। ZnOH का OH का होल 2 Cl2, क्लियर है? और यहाँ पर -2 ले लो, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। भाई क्या करना हो? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और जितने लिगेंड है उनको जोड़ देना है और उससे डेंसिटी निकाल देनी, डबल मेटल मिल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए हमने इसको क्यों पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देख लो। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट या रूल कह सकते हो इसको, बेसिकली एक रूल है, इसको बोलते हैं सिडविक रूल। एक साइंटिस्ट थे सिडविक, सिडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। इन्होंने कहा था कि जिस एलिमेंट का या जिस कॉम्प्लेक्स का, जिस सेंट्रल मेटल एटम का EAN इनर्ट एलिमेंट जैसा हो जाए, इनर्ट EAN की जो वैल्यू हो इनर्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए। क्या कह रहा हूं?
क्या बोला था, सिडविक रूल क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम का EN वैल्यू इनर्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए, इनर्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। ये है कॉन्सेप्ट, वो स्टेबल हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट। अब देखो इनर्ट की बात करते हैं। क्लियर है, इनर्ट की बात करते हैं। देखो यहां देखो, ये 36 आया, किसका होता है ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। याद आया, हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन में कितना होता है 10, आर्गन कितना होता है 18, क्रिप्टन कितना होता है, इसका कितना होता है, जोड़ लो। समझ में आया? तो जितने भी एलिमेंट है उनका अगर इनके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए, यानी EN की वैल्यू अगर इनके इक्वल हो रही है तो वो स्टेबल होगा। ये बताया था किसने, सिडविक ने। तो एक बार मुझे बता, 36 है ना ये, कैसा है ये, अरे आया, क्लियर। अब बताओ और कौन स्टेबल होगा, ये देखो ये स्टेबल होगा, क्लियर है। और कौन सा है, ये देखो स्टेबल है। जो भी कैलकुलेट करोगे, इधर कोई निकला, नहीं निकला। देखो EN वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो 4 ऑप्शन अगर आपको दिया जाए स्टेबिलिटी वाले में, क्लियर, तो आपको क्या लगाना है, EN रूल लगा लो, EN की वैल्यू लगा लो, और EN की वैल्यू लगा लो तो उससे मालूम चल जाएगा। अरे कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया, अरे ये समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो EN भाई साहब ने इतना ही बताया था, EN मतलब सिडविक ने इतना बताया था कि EN अच्छी थी, लेकिन यहां पर भी एक धोखा खा गए, पता है, बहुत बड़ा धोखा होता है। धोखा देखो क्या है, अभी के सामने आया हुआ है। ये तो कंफर्म है कि जो बोला बिल्कुल सच बोला, सच के सिवा कुछ नहीं बोला, हम निकाल सकते हैं। लेकिन किसके लिए निकाल सकते हैं, बेस्ट यूज फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। एग्जाम्पल CO, NH3 एसेट्रा। कैसे, बेसिकली CO, जैसे कि बात कर लेता हूं NiCO का, देखो इनके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ट है, CO का होल 4 है, अभी इसका निकाला था 36, निकाला था, बेस्ट है इसके लिए, ये आया था। आयरन FeCO का होल 5 निकालो, आयरन कितना होता है 26, निकालो निकालो, बेस्ट है। कोई भी अगर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल बेसिस में CO कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा हूं, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो स्टेबल क्यों होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उनका EN की वैल्यू जो होती है वो इनर्ट एलिमेंट के बराबर होता है, 100% आएगा, 100% CO अगर है तो आएगा। क्या आएगा यहां बताओ, यहां पर कितना हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे बात समझ में, एक और ले लो चलो, BCO का होल 5, वेनेडियम SCTiV, B SCTiV CR, CR कितना होता है 24, उससे कम कर दो 23, देखो ये नहीं आएगा, हाँ ये 33 आएगा, ठीक है, ये 33 नहीं, BCO का एक मिनट रुकना, BCO का -3 होता है, -3 छोड़ो छोड़ो,
तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट यूज फॉर द न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए, उन पर ये रूल फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि आगे जगह हर जगह फॉलो कर जाए। दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखो एक बात मुझे बताओ बच्चों, K4FeCN का होल 6, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं K3FeCN का होल 6। बच्चों इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। K4FeCN का होल 6 और K3FeCN का होल 6 में कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ किसका 36 आया था, इसका कितना आया था? इसका, देखो यार तुम्हारे पास है, इसका आया था 36 पक्का, और इसका कितना आया था? 35। क्लियर है? तो इसका मतलब अकॉर्डिंग EN की बात करते हैं, तो EN के अकॉर्डिंग, अच्छा EN के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? A is greater than B, बट बहुत बढ़िया, बट सही है B is greater than A, ये ध्यान रखना है। ये देखो ये देखो ये देखो, B is greater than A, गलती मत करना यार। A is greater than B EN के अकॉर्डिंग है, A is greater than B EN के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअली में B is greater than A है। कैसे कैसे पता किया? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है? 2, यहाँ पर है 2 और यहाँ है 3, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब Fe+3 is greater than, तो ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, EN रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है। क्या कहा मैंने? EAN रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बेस्ट होता है फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड, जो CO होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? पक्का? चलो एक एग्जांपल देता हूं, MnCO का होल 6, बताओ MnCO का होल 6, Mn का कितना होता है? 25, ठीक है, कितना आएगा? Mn -0 प्लस कितना हो गया? 12, कितना हो गया? 12, 37। क्लियर हो गया? MnCO का होल 6, कोई डाउट यहां तक? और यहां पर कर देता हूं MnCO का होल 5, है कितना आया? 35, और अब ले लेता हूं MnCO का होल 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 36। इसीलिए ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है Mn2CO का होल 12, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है MnCO का होल 12। क्लियर है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। मेटल और कार्बन एक दूसरे से, ऐसे ऑर्गेनिक में भी अपन ने सीखा था कि मेटल और कार्बन जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, दैट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल है, 4 ऑप्शन आते हैं, पूछा जाता है कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो मेटल और कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब 3 कैटेगरी कौन कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक कैटेगरी, यहाँ पर दूसरी कैटेगरी और यहाँ तीसरी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
क्लियर है? हम लोग बात करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो पहला जो बनता है दैट इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। सिग्मा बॉन्ड होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है कि मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर हो गया, पहली चीज है। दूसरा होता है पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लियर है, जहां मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है, मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, इसको पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जहां मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा एंड पाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, फ्री फंड का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के लगा दोगे, टिक कर दोगे। क्लियर है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो तीन कैटेगरी होती है, सिग्मा सिग्मा पाई एंड देन सिग्मा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सिग्मा कंपाउंड कुछ भी आप बोल सकते हो, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्टली अटैच होगा। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। याद आ गया होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्लियर है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट याद आया, बहुत अच्छा एग्जांपल। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये R हो गया, एल्किल, एल्किल कार्बन। अब कार्बन कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, जैसा भी होगा। उसके साथ में डायरेक्टली मैग्नीशियम अटैच हो गया, डायरेक्टली मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल। तो मैग्नीशियम हो गया मेटल, ये हो गया कार्बन, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, और यहां से क्या होता है फिर X होता है। तो ये मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया, कौन सा बॉन्ड बनता है, क्लियर है। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्लियर हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजन सबसे अच्छा एग्जांपल। और भी बहुत से एग्जांपल है, और भी बहुत से एग्जांपल है, जिसमें से एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको दिख जाएंगे, एग्जांपल देखते ही आपको आइडिया लगा लोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, नाम लिख लो, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, बड़ा अच्छा नाम भी है। और टेट्रा इथाइल लेड का मैंने एक, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो उस जगह पर मैंने इसका वर्क बताया था, नहीं बताया था? किसके लिए यूज करते हैं, कूलिंग करने के लिए, है ना, कूलेंट डालते हैं ना गाड़ियों में, तो कूलिंग करने के लिए यूज करते हैं टेट्रा इथाइल लेड। तो इथाइल क्या होता है, C2H5 होता है, का होल 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो इसको टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेट्रा इथाइल लेड मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसा एग्जांपल मिल जाए जहां पर आपको कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच होते हुए दिख जाए। अब कौन नहीं हो सकता है, तो लोग कंफ्यूज आते हैं। देखो RONA, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को, लोग RONA, ये RONA एग्जांपल भी आ जाता है, इसमें कंफ्यूज आते हैं। अब RONA में क्या केस है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ R हो गया, यहाँ O हो गया, और यहाँ Na हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, जानते हो आप लोग। तो लेकिन अगर देखा जाए, चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, तो आप देख रहे हो कि मेटल है और कार्बन है, इसके बीच में वो आ गया, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में O आ गया। तो बीच में कोई आना नहीं चाहिए भैया, बीच वाला नहीं चाहिए, ठीक है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो 4 ऑप्शन आएगा, पूछा जाएगा बताओ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कर लोगे, चलो ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब बात करते हैं, नंबर सेकंड आते हैं पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, पाई बॉन्ड, जानते हो आप लोग, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा,
होगा कि नहीं होगा भाई, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए, ये मेटल हो जाए और ये हमारे पास में डबल बॉन्ड हो जाए, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो मेटल के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा हो कि यार ऐसे कैसे होता है, तो इसको कुछ ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ऐसे समझो आप, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, दो कार्बन है। अब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अपन, तो सिग्मा बॉन्ड तो अपन ऐसे ही बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, यहाँ ओवरलैप कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर हो गया? और यहां पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पर अपन एक पाई बॉन्ड बना देते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। क्लियर हो गया? अब ये पाई बॉन्ड होता है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ये ओवरलैप करता है और ये ओवरलैप करता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इस टाइप से समझ में आ रहा है? अब ओवरलैपिंग हो रही है तो उस ओवरलैपिंग को मैं एक और तरीके से भी समझ जा सकता हूं। कैसे? ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, मान लेता है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड कैसे बना? कुछ ऐसे आपने ऐसे सीखा होगा ना, जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बता रहे थे तो इस टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं? यहां। क्लियर? और ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, अब देखो एक बात समझो, एक बात और समझ लो, कौन किसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, पहले ये समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है? मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कमी किसमें है? मेटल में। चाहिए किसको इलेक्ट्रॉन? मेटल को। मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने कहा ना मेटल प्लस साइन होता है नहीं होता है? यानी कि इसका मतलब है ये जो भी मेटल यहां पर है ये कैसे होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। ये कौन से होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये लुईस एसिड होता है। तो ये जो मेटल है प्लस एन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कमी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कमी कहां होती है? आप खुद सोचो, कहां इलेक्ट्रॉनिक कमी, कहां वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये भी आपको पता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होगा, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ऐसे मान के चलते हैं, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो इसके ऊपर ओवरलैप कर देता है। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप कर देता है, तो खाली ये होता है वो धीरे से सरक जाते हैं, ऐसे मान लो। यानी कि इसका मतलब वही है, क्या चाहिए? मेटल का इलेक्ट्रॉन धीरे से गया पास में, ठीक है, अपने खाली ऑर्बिटल को ओवरलैप कर दिया, ठीक है, और कार्बन को पता ही चला कि उसके साथ चोट हो गई। क्लियर? क्लियर है? ये कंडीशन यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेसिकली मैं क्या दिखा रहा हूं? ये मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो दिखा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेसिकली मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या होता है, अब सिग्मा बॉन्ड तो ये बन ही गया, तो यहां जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम लोग कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। तो अगर कोई कंपाउंड है, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उस पाई बॉन्ड से उस मेटल के साथ में बॉन्डिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है पाई बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? चार ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, पूछा जाएगा बताओ कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एक दूसरा पूछा जाता है इसमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, सिग्मा पाई या सिग्मा पाई। तो सिग्मा समझ में आ गया, सिंगल। जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पर बोल देना पाई बॉन्डिंग। क्यों, कैसे पाई बॉन्डिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब इसके हैं कुछ एग्जाम्पल, वो बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहां पर लेके आ रहे हैं उस एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है KPtCl3, KPtCl3 ईटा, ये ईटा है भैया, C2H4 का होल। ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, ठीक है ना? C2H4 का होल, KPtCl3 ईटा 2 C2H4 का होल 2। ईटा क्या होता है पहले देखो, K जानते हो, Pt जानते हो, Cl3 जानते हो, N, ये N मतलब ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। और ईटा के ऊपर जो लिखा हुआ है 2,
ये जो ईटा है, ईटा के ऊपर जो एक्स या जो भी नंबर लिखा होगा, ये नंबर बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसके अंदर कितने कार्बन है उसको दिखाता है। तो लिखने का तरीका होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको बोलते हैं जैसिल सॉल्ट। पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसेल नमक। जिसेल, ZEIS, जैसिल सॉल्ट, जैसिल सॉल्ट, जिसेल सॉल्ट, जो भी कर। समझ में आ गया? ये नाम होता है। अब कहानी समझो इसकी। कहानी है, कहानी ये है, आपके पास में जब इसको आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? PtCl3 आ जाएगा, ईटा 2 आ जाएगा, C2H4 का होल 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस। होगा कि नहीं होगा? ये है ना। तो देखो कैसे होता है। ये Pt ले लो, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl बना दिए। ये कार्बन, ये कार्बन, ये H, ये H। ये हो गया। और अब एक ऐसे बॉन्ड बना दो। ये लो ऐसे बॉन्ड। क्या? अच्छा, हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया अब पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? 5 बॉन्ड समझ में आ गया, ईटा समझ में आ गया। चलो आगे एक और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फेरोसीन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेरोसीन। फेरोसीन, Fe ईटा 5, Fe ईटा 5, C5H5 का होल। या इसको बाहर भी ले सकते हैं। एक मिनट, ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां भी थोड़ा सा करेक्शन कर दो, मैंने शायद ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होगे। C5H5, C5H5 क्या होता है पता है? C5H5 ही होता है। साइक्लोपेंटा डाई इनायर, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाई ENYR। और ये तो आपको पता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है ये। कैसे? एरोमेटिक है कि नहीं है? याद करो, बताया था निगेटिव चार्ज, डिलोकलाइजेशन। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो क्या हुआ था यहां पर? 4n+2 इक्वल टू कितने? 2 2 4 और 2 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। एरोमेटिक है ना? तो बात कर रहे थे हम इसकी, बात नहीं अब। तो कैसे इसको बनाते हैं? ये बनाया अपन ने, बात नहीं, यहां माइनस लगा लिया और यहां माइनस लगा लिया, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर Fe होगा। ये माइनस बीच का मतलब ये है, ये माइनस का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। माइनस का मतलब माइनस का डिलोकलाइजेशन है, तो माइनस बीच में लगा दिया मैंने। क्लियर हो गया? और इस कंडीशन में क्या होगा? इधर से ये इधर।
क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, C5H5 में कितना चार्ज है? माइनस है। अरे इधर देख ले भाई, ये कितना है? माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो +2 लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो कोई ऐसा कुछ नहीं। तो C5H5 माइनस लगा दिया, +2 हो गया। तो फेरोसिन ध्यान रखिएगा, ये दूसरा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, उसको भी ध्यान रखो। थर्ड एग्जांपल है डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। और एग्जांपल है CrN6C6H6 का होल 2, डाइबेंजीन क्रोमियम। C6H6 का होल, ठीक है। इसमें बेंजीन होता है। अब देखो हो क्या रहा है, वही मैं जो समझाना चाह रहा था, आप समझ रहे हो। यहां बेंजीन, ये पाई बॉन्ड है ना, और यहां क्रोमियम, ये जो बना हुआ है ये पाई बॉन्ड है, ऐसा समझो। ये क्या हो गया? ये बेंजीन वाला फॉर्म हो गया, ये बेंजीन और ये Cr। तो बेसिकली बच्चों ये पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना। कौन सा है बॉन्ड है? ये पाई, ठीक है। और क्योंकि ये दो बेंजीन के बीच में, इसको सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं। खाने को मिलता है? अब नहीं मिलता। तो ये कुछ कहानी है जहां पर ये कंडीशन होती है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। दो बातें हो गई। अब आते हैं तीसरा, नंबर थर्ड आते हैं सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझना है, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो हम सीखते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें यहां देखना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में, अच्छा सिलेबस में है और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। देखो, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं जिसमें आपका CO लगा होता है, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं जिसमें CO लगा होता है, कार्बोनिल, वो सब के सब सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो चार ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए, बताओ इसमें सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कौन सा, ढूंढ लेना। उसमें जो CO है बस वही टिक कर देना, वही आंसर है। CO हमारे सिलेबस, हालांकि और भी कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन आप सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स में CO को ध्यान रखें। अब पॉइंट ये होता है कि इसमें सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कैसे है, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। कैसे CO जो है वो सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शो करता है। तो होता क्या है, देखिएगा, यहां पर एक कहानी होती है, उस कहानी को समझिएगा। ये हमारा मेटल है, ये C, ये हमारे पास में O। अच्छा, आपको पता है CO को अपन कैसे लिखते हैं? ये तो पता ही है ना, C ट्रिपल बॉन्ड हो, स्टेबिलिटी बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड में बताया था क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बनाते, उसका रीजन है डबल बॉन्ड का। क्या रीजन है उस जगह पे? वो स्टेबिलिटी नहीं आती, ऑक्सीजन तो बैलेंस होता है, कार्बन नहीं बैलेंस। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? पॉजिटिव, यहाँ कार्बन लगाते हैं। वैसे तो पता है ना, ये होता है भाई, समझ गए होगे ना, यही कंडीशन होती है। C क्लियर है कि नहीं है? तो ये ऐसे होता है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन हो गए? समझ में आ गई बात? अब देखो, यहां सुनना मेरी बात, सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। यहां क्या होता है, यहां एक मेटल का ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? तो सबसे, और CO कैसा होता है? लिगेंड होता है। CO में C इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है, वैकेंट D ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है। कौन? C जो है इस मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ये सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन जब CO का आप क्या बनाओगे, याद करो, CO का जब MOT बनाओगे,
CO का जब MOT समझ गए ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला, ठीक है, डायग्राम बनाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, तो तुम देखो वहां पर उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, भाई इसमें कितना 8 और 6 14, तो इस तरीके से वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे। बॉन्डिंग तो कंप्लीट होगी, बॉन्डिंग कैसी होगी, कंप्लीट होगी। भाई 14 होते नाइट्रोजन की तरह है कि नहीं है, तो यहाँ क्या था, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये खाली है, यानी नीचे वाला बॉन्डिंग, ये कौन से होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, अरे होते कि नहीं होते, और ये कैसा होता है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो होता क्या है, यहां एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया, तो यहां पर इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से, एंटी बॉन्डिंग। और मेटल क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे करते हैं, यानी कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको ऐसे प्रोवाइड कर रहा होता है। 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, लेन देन बराबर चलता है, ये सिग्मा बॉन्ड से, ये ऐसे, यानी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन कार्बन के यानी CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल में कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, सिग्मा बॉन्डिंग। फिर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, देखो ये खाली है कि नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्डिंग, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं सिग्मा पाई बॉन्डिंग, सिग्मा पाई बॉन्डिंग। अब आप गौर से देखो, ये सिग्मा ये पाई, देखो एक तो इधर से दे ही रहा था, इसने और दे दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। समझ में आ गया। और इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, नाम सुने हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग तो इसमें होती है बैक बॉन्डिंग। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेटल के साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल लग जाए जो बैक बॉन्डिंग शो कर रहा हो, जैसे साइनाइड भी बैक बॉन्डिंग करता है, मुस्कान NO जो होता है वो बैक बॉन्डिंग शो कर रहा होता है, तो जितने भी बैक बॉन्डिंग शो करने वाले होते हैं वो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। और ये बात समझ में, बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज थी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मेटल और कार्बन के बीच के अंदर ये कंडीशन है, इसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं या फिर इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब सुनो आगे की बातें, यहां तक नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, स्क्रीन की बात को समझो। अब एक चीज समझना, यहां पर ये मेटल है, अब देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने आपको बता दिया C डबल बॉन्ड हो, ऐसे बना दिया, ये कंडीशन हमने बना दी। वो जो बॉन्डिंग थी पाई बॉन्डिंग, वो आप समझ गए होंगे कि पाई बॉन्डिंग वाली कंडीशन भी अवेलेबल है, ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग वाली भी कंडीशन अवेलेबल, सिग्मा पाई बॉन्डिंग होगी। अब एक बात समझो, मेरी बात समझो, जो क्वेश्चन आता है मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन ये आता है कि जो C डबल बॉन्ड O है, इसकी 2 बातें पूछी जाती हैं। पहला बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, बात को समझना मेरी। दूसरा C और O के बीच की बात कर रहा हूं। दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन होता है, स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन होता है। तीसरा बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन होता है, और वो कौन सा होता है, वो इसको हम C ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये 3 बातों में डिस्कशन होता है और इससे ऑर्डर पूछ लिया जाता है। C सिंगल बॉन्ड हो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा घटेगा, इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी, इसका ऑर्डर पूछ लेगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ, बड़ा बकवास सा क्वेश्चन होता है, सीधा सा क्वेश्चन होता है। पहले तो इसका समझ लो, देखो बात को समझो। मेटल ने कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, डबल बॉन्ड O है, क्लियर। जैसा कि हमें पता है कि CO का, अगर हम CO की बात करें, बात मत करो
सुनो, अगर हम CO की बात करते हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। पढ़ चुके हैं MOT में, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? बॉन्ड ऑर्डर होता है। और हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। एक बात मुझे बताओ, मैंने बताया है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा, ज्यादा होगा या बढ़ेगा, कुछ भी कह सकते हो, तो इसका मतलब है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना? ये फैक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, दोनों पास में आ जाएंगे, C और O की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं कहता हूं कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, सुनना, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इक्विलिब्रियम होगा दोनों तरफ। एक तरफ कुछ अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरी तरफ 100% कम हो जाएगा। एक तरफ अगर कुछ ज्यादा हो रहा है तो 100% दूसरी तरफ कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर, मान लेता हूं, बढ़ रहा है, तो इस C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और अगर मैं कहता हूं बॉन्ड ऑर्डर यहां पर घट रहा है, कोई भी बात समझ लो, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये 100%। यहां बॉन्ड लेंथ घट रही है, यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यहां बॉन्ड लेंथ घटेगी, यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो यहां कम होगी, यहां कम होगी तो यहां ज्यादा होगी। मतलब C और O और M और C के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसे कुछ होगा। अब पॉइंट ये उठता है कि इसको कैसे पहचाना जाएगा कि किसकी ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, बस काम हो गया। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देख लो। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, रिपीट कर रहा हूं, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ M एंड C इंक्रीज होगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब समझ रहे हो? अरे फील करो यार, फील करो। मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब ये बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल में बढ़ रहे हैं ना, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो खट से दे देगा। मैंने क्या बना लिया था? MC डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन, ठीक है, यही चल रहा था ना, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर यहां पर अगर बढ़ेगा तो यहां बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, बढ़ेगा, और यहां पर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो पॉइंट जो है, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेटल पर निगेटिव चार्ज, मैंने क्या कहा, निगेटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल पर निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मेटल पर ज्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मेटल इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मेटल अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ गई किसके बीच में? इस M और इस C के बीच में, ये वाली बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ गई तो जब दोनों बढ़ गई तो दोनों पास पास में आ जाएंगे, यानी कि इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ M एंड C घटेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ C, बॉन्ड लेंथ ऑफ M एंड C, बॉन्ड लेंथ ऑफ M एंड C घटेगा, क्योंकि नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, और बॉन्ड लेंथ M एंड C घटेगा तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ ऑफ M एंड C घटेगा। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ M एंड C बढ़ेगा। क्लियर है? अरे ये समझ में आया कि नहीं है? और इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, किसका? M एंड C का बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ गया
तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C एंड O जो होगा वो घटेगा, उल्टा ही तो होगा, इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा। आज समझ में आ गई है? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C एंड O घटेगा। क्लियर है? C और O का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और यहां पर क्या होगा, यहां बॉन्ड लेंथ, यहां समझो ना, यहां पर क्या कंडीशन, बॉन्ड लेंथ ऑफ M एंड C डिक्रीज करेगा, तो यानी कि यहां पर हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ ऑफ C एंड O इंक्रीज करेगा। ये है कहानी, बस इतना समझ लो। देखो ढंग से, M एंड C का अगर घटेगा क्या बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, किस, उसी का, M एंड C का। और M एंड C का अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो C और O का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, इधर बढ़ रहा है तो उधर घटेगा, इधर घट रहा है तो उधर बढ़ रहा है, बस दैट्स इट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है तो मुझे उधर क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, इसका अगर मुझे बढ़ाना है तो उधर कम करना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अरे आया ऑन मेटल, मतलब अगर मुझे इसका बॉन्ड CO बढ़ाना है तो इधर घटाना पड़ेगा, इधर घटाने का तरीका क्या हो गया, इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO और यहां पर लिखूंगा अगर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ M एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा? यही बात, इतनी सी बात हमें समझनी, सीधा सीधा कुछ। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट का, मैं वही रख रहा हूं, पहले क्वेश्चन करो। हो गया? नोट कर लिए क्वेश्चन? देखो आपको बता दे, CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जब ये इस फॉर्म में होता है, इस वाले फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब इस फॉर्म में होता है, ये फ्री फॉर्म में होता है। अब है क्या, इसको आयरन के साथ आपने जोड़ दिया ना, आयरन के साथ जोड़ दिया आपने, और आयरन के साथ जब जुड़ गया तो इधर से बैक बॉन्डिंग हो गई, मेटल के साथ जोड़ दिया तो बैक बॉन्डिंग होगी ना यहां से, और जब यहां से बैक बॉन्डिंग हो गई तो इधर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, पास में आ गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेटल के पास चले गए तो दोनों पास में आ गए, और जब यहां पर बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो यहां पर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब 1.128 से बड़ा कौन सा है भाई, ये होगा नहीं, A है, C है और D, सभी बड़े हैं। 1.128 से बड़ा कौन है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, लेकिन क्या बड़ा होता है बेटा 1.128, नीचे लिख दे 128, 5 में से 2 2 2, हाँ 5 बड़ा, हाँ वो भी बड़ा है, 1.28 है, ये 1.28 है, हाँ ये 1 पॉइंट, आप पागल हो गई है, 1 2, मुझे मालूम है 128, कौन बड़ा,
और ये यहाँ 1 दिख रहा होगा तुझे, इसकी ये अटैच करेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये इधर से बैक बॉन्डिंग, इधर बैक बॉन्डिंग करेगा तो इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बड़ा होगा, तो बड़ा इससे बड़ा कौन सा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है, ये ऑप्शन नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट मींस सी ऑप्शन। इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है कि बिल्कुल फाड़ फूड़ के आगे आ जाए। हाँ, सिंगल बॉन्ड की कितना होता है 1.54, मालूम है ना, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तुम्हें तो कुछ पता का है, और जो बता दिया वो भी कौन सा पता है। आ रही बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे चीजें आती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, हाँ ना। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और है, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। टू 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ इन, longest CO bond length in, first option is Fe CO का होल 4 - 2, जल्दी सॉल्व करो, Mn CO का होल 6 + 1, Ni का CO4 CO ठीक है, हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसमें? बस कैसे चेक कर लिया, -2, मैंने कहा निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, इधर बॉन्डिंग होगी और इधर लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। इसका ऑर्डर बता सकते हो, इसका ऑर्डर बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा A होगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, माइनस, माइनस के बाद 0, नहीं ये D के बाद C के बाद, कर लोगे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और है, क्या पीछे करें, हद है वाह, भरोसा नहीं अपने कानों पे। एक क्वेश्चन है, JAHN जॉन टेलर effect is not observed in high complex. In first option is देख, तुझसे मैंने बोलना बंद कर दिया है ना, हाँ तुम दोनों से, तुम कुछ भी करो है ना, कोई मतलब नहीं है, इतने में तो दुनिया का हर इंसान सही हो जाता है। इसलिए कृपया करके मेरे पीठ पीछे खुद कुछ किया करो, सामने मत करना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है बात करने से, तुम लोगों से अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं खराब, देखो बात को समझो,
जॉन टेलर इफेक्ट होता है, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ, और जब ये क्वेश्चन आया था ना तो अच्छे अच्छे इसमें घूम गए थे। फैक्ट है, 2016 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत छोटी सी एक लाइन, एक वर्ड था बस, ज्यादा कोई इसका मतलब नहीं था, लेकिन अब है इसका मतलब। देखो आप ऐसे समझो, जॉन टेलर इफेक्ट कब प्रयोग होता है, कहां प्रयोग होता है? तो जॉन टेलर इफेक्ट तब होता है जब अनसिमेट्रिकल कंडीशन होती है। अनसिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल क्या चीज है वो समझ लो, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, समझ जाओ। वहां उसकी बात चल रही है, ये चल रही है आपकी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये और लिख लो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक बार चेक कर लेता हूं, हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, इसका मतलब वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ठीक है, ये कंडीशन। एक बात मुझे बताओ, वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा ये बता दो। 1 2 3 4 5 6, यहां देखो 8 को भरो, भरो 8 को, 1 2, ऐसे होगा। 4 को भरो, यहां भरो, अब देखो ऊपर और नीचे दोनों को देखो, ऊपर और नीचे दोनों को देखो, किसमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, किसमें अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, कैसे, किसमें देखो आप, किसमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, किसमें अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, इसमें देखो, ये देखो ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है, कहीं से कोई सिमिलरिटी नाम की चीज नहीं दिख रही है। या देखो सिमेट्रिकल कैसा होगा, पहले ये समझ लो, सिमेट्रिकल ऐसा होगा, ये सिमेट्रिकल है, कैसे पहचाना, देखो यहां पर सब ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल देखना चाहोगे, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, और सिमेट्रिकल देखना चाहोगे, ये भी सिमेट्रिकल है, सिंगल सिंगल, अब आया समझ में, ये सिमेट्रिकल है। बताओ नीचे पेयर हो सकते हैं, ऊपर अनपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल हो, नीचे अनपेयर्ड है, ऊपर भी अनपेयर्ड है, सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। यहां देखो ऐसा नहीं है, पेयर पेयर अनपेयर्ड, फिर ऊपर, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है, सिमेट्रिकल, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल, अरे हाँ है ना। और ये कैसा है, ये देखो, ये अगर एक नहीं होता तो हो जाता है, या दोनों भरा होता है, ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट ऑब्जर्व्ड इन, मैंने कहा क्या कहा है, किस में देखना है इसको, नॉट ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब ऑब्जर्व टेलर इफेक्ट कहां होता है, जहां पर अनसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, तो ऑप्शन इज, अब आ गया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। किसी में भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है किस चीज का, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, किसी में भी हो सकता है। लिखा है ना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगला एक और पॉइंट, एंटी कैंसर एजेंट, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में था, लेकिन एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, एंटी कैंसर एजेंट कौन सा होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है सिस, हाँ, एंटी कैंसर PtCl2 NH3 का होल 2, ध्यान रखिएगा, सिस PtCl2 NH3 का होल 2।
ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 14 में भी आ चुका है और 4 में भी आ चुका है। अगला पॉइंट, एक एग्जांपल है, 2016 का क्वेश्चन है, लिख लो। एक क्वेश्चन देख लो, ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट C6H5 माइनस है। ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास में कोई ट्रांस है, उस ट्रांस वाले ग्रुप को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट, ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, और ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में, याद है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई बात समझ में? और सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे देखते थे, याद करो, कुछ याद है? एच जोड़े थे, एसिडिक नेचर, बेसिसिटी, ऐसा कुछ किया था। हाँ, तो वही कुछ कुछ वाला ही है। आया समझ में? क्लियर है? चलो ठीक है, तो ओवरऑल चैप्टर आपका फिनिश हो गया, पूरी सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी, कुछ नहीं बचा। ठीक है,